नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का। दोस्तों मैंने आपसे एक न्यूज़ शेयर की थी यहाँ पर कि फ्राइडे के दिन यानी पिछले फ्राइडे को लास्ट फ्राइडे आज 18 मई है तो देख लेते हैं लास्ट फ्राइडे कौन सा दिन है। तो ये वाला दिन 14 मई 2021 के दिन एक न्यूज़ आई है कि गूगल पर डॉज कॉइन का कीवर्ड जो है वो ज़्यादा सर्च किया गया है। बिटकॉइन और म्यूचुअल फंड्स इन दोनों के मतलब इन दोनों को ऐड करो एक तरफ और एक तरफ डॉज कॉइन अकेला, तो डॉज कॉइन अकेला ही ज़्यादा गूगल ट्रेंड्स पर शो किया हुआ है और निफ्टी और सेंसेक्स तो काफ़ी नीचे आ गए पॉपुलर सर्च टर्म्स की लिस्ट में अगर इन्वेस्टिंग स्पेस की बात की जाए इंडिया के अंदर। तो ये कहीं ना कहीं इकोनॉमिक टाइम्स का एक आर्टिकल है, लिंक शेयर किया है, आप देख सकते हो, पढ़ भी सकते हो। तो मुझे ऐसा लगा कि क्रिप्टोस पे भी कुछ एनालिसिस वीडियोस, टेक्निकल एनालिसिस वीडियोस बनानी चाहिए। दोस्तों जैसा कि आपको पता है मैं अभी नया हूँ क्रिप्टो के अंदर, मैंने पूरी अपनी जर्नी जितनी भी है लगभग यूट्यूब के अंदर शेयर कर रखी है। तो अब बात करते हैं किस तरीके से अभी तक मुझे क्या समझ में आया है, अभी तक जो मैंने सीखा है वो क्या। क्रिप्टो जो मार्केट है वो स्टॉक मार्केट से काफ़ी डिफरेंट है। और स्टार्ट में जब मैं अभी आया था, लगभग मुझे शायद 1 महीना हुआ होगा कुछ। तो स्टार्ट का जो 1 हफ्ता था मेरा वो पूरा यही था कि चलो मैं देखता हूँ कि कहीं स्टॉक मार्केट की चीज़ें लगती हैं इसमें नहीं है, ये पूरी कॉम्प्लीमेंट्री है। लेकिन देखो जो स्टॉक मार्केट है ना वो काफ़ी रेगुलेटेड है, उसके पीछे एक फंडामेंटल बैकिंग है। वहाँ पे एक कंपनी होती है जो ऐसे नहीं होता कि कंपनी 90% किसी दिन मार्केट कैप एकदम से 100-150% उछल जाए फिर 90% गिर जाए। लेकिन क्रिप्टो में ये साइकिल्स है। तो अब जैसी भी मार्केट है, जो भी मार्केट है तो फ्यूचर हो सकता है। तो मिस क्यों करना है किसी भी बड़े ट्रेंड को, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों मैं लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले तो बात करते हैं डॉज कॉइन की। और देखो मैंने यूट्यूब पे काफी वीडियोस देखी डॉज कॉइन की, और सबसे बड़ी जो खासियत मतलब जिस पे हंसी आती है ऐसी बात पे मुझे, वो ये है कि जिन वीडियोस पे व्यूज आ रहे हैं, जो जो मतलब टॉप पे आ रही हैं, जैसे आप डॉज कॉइन सर्च करो, क्योंकि भाई मैं क्या करूंगा, मैं क्रिप्टो में अगर नया हूँ, मुझे नहीं पता कि कौन सा अच्छा यूट्यूबर है, तो मैं डॉज कॉइन सर्च करूंगा, जो भी वीडियो टॉप पे आएगी उसी को क्लिक करूंगा। और उस उन वीडियोस पे ज्यादातर मैं देख रहा हूँ कि लोग बस न्यूज़ बता रहे हैं कि इलॉन मस्क ने ये ट्वीट किया, ये हुआ, मतलब इलॉन मस्क ने ये ट्वीट किया तो डॉज ऊपर गया, ये तो मतलब क्रिप्टो की एनालिसिस जो है लोगों की बस इतनी हो गई है। मतलब ट्वीट की एनालिसिस हो रही है, क्रिप्टो की एनालिसिस, ये बड़ी हंसी की बात है। और ऐसी मार्केट अगर सही में मार्केट, ये क्रिप्टो मार्केट ऐसे चलेगी तो फिर मुझे मजा नहीं आएगा ट्रेड करने में। जब तक दिमाग ना लगे, जब तक उस चीज में कुछ सोचना ना पड़े, तो फिर क्या मजा है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने 2 मई को आपको साथ एक चार्ट शेयर किया था डॉज कॉइन का। उसी के साथ मैं आपको चार्ट अभी चैट पे भी ले चलूंगा। तो तो ये वाला चार्ट मैंने शेयर किया था इसके थोड़ा पहले, ये वाला। तो यहाँ पर मैंने आपको फ्लैग पैटर्न दिखाया था, इसकी चैट पे भी मैं ले चलता हूँ। और फ्लैग पैटर्न मैंने आपको दिखाया था, उसी के साथ मैंने ये भी बात की थी कि मैं एक पेपर ट्रेड यहाँ पे ले रहा हूँ डॉज के ऊपर, और फिर फिर रियल में भी कुछ क्वांटिटी यहाँ पे ली थी, क्योंकि बिगनर हो तो ज्यादा क्वांटिटी से करना नहीं चाहिए, राइट। एंड फिर उसके बाद डॉज ब्रेकआउट करने लग गया था। तो थोड़ा सा अगर मैं आपको दिखाऊं तो प्रीवियस प्राइस ये था जब हमने पहली बात इसकी की थी सबसे पहले। तो यही एक सेकेंड। सबसे पहले जब हमने इसकी बात की थी तो इसका प्राइस था 0.35। उसके बाद हर स्टेप पे मैंने आपको इसकी अपडेट दी है, जब जब भी इसका प्राइस बढ़ा है। तो उसके बाद इसका प्राइस शायद 0.71 कुछ हाई तक चला गया था, राइट। तो एक चीज मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, एक और चीज मैं बताना चाहूंगा उसके बाद, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो एनालिसिस मैं आपको बताऊं तो उससे पहले आपको पता हो कि इससे पहले हम क्या क्या कह चुके हैं, क्या क्या कर चुके हैं। तो यहाँ पर मेरा एक चैट है, मैंने उस पर्सन के थ्रू इसका स्क्रीनशॉट लिया है, यानी मतलब उस पर्सन ने स्क्रीनशॉट लेके भेजा है मुझे, जिसके साथ मैं बात कर रहा था ये। और गलत देखो, नाम भी मेरा गलत उसने लिखा है, लेकिन कोई बात नहीं है, चलो। तो बेसिकली यहाँ पर मेरी एनालिसिस है कि फ्लैग के बाद डॉज की कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि एक अप मूव देता है प्रीवियस हाई तक, उसके बाद साइडवेज हो जाता है बहुत। तो इस चीज़ को मैं आपको बताऊंगा कि ये एनालिसिस क्यों है। तो आज की वीडियो बहुत मुझे लगता है मेरे यूट्यूब पे अभी तक की सबसे अच्छी वीडियो होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे मैं एक डिटेल्ड एनालिसिस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ टेक्निकल्स पे, नॉट ऑन बेसिस ऑफ मस्क का ट्वीट ये था, इलॉन मस्क जी का। और ऑब्वियस बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, एक टाइम था, मेरे आइडल भी थे वो। अभी थोड़ा सा टच मेरा मतलब नहीं है, वीडियोस वगैरह उनकी अब बहुत ज़्यादा सुन नहीं पाता हूँ, ठीक है। लेकिन एक टाइम था कि बहुत मानता था मैं, और मानता अभी भी हूँ, बट अभी बस वही है कि लाइक उतना नहीं देख पा रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा ना वो इफेक्ट उतना नहीं है। लेकिन खैर, बेसिकली हमने ये बात की थी, तो इसकी ये बात हमने क्यों की थी इसको मैं बताता हूँ आज आप लोगों को, राइट।
और उसी के साथ फिर बिटकॉइन की बात करेंगे, कुछ और कॉइन्स की बात करेंगे। आज ट्रेडिंग की थोड़ी सी बात कम करेंगे, ज्यादातर बात करेंगे पोजिशनल ट्रेडिंग की। पोजिशनल मतलब जिसमें आपको काफी महीने तक पोजिशन, इन्वेस्टमेंट नहीं कह रहा हूँ, अगेन पोजिशनल कह रहा हूँ, वो भी ट्रेडिंग है, नॉट इन्वेस्टमेंट, ध्यान रखना। तो देखो दोस्तों, डॉज के बारे में आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो देखो, ये वाला फ्लैग था जिसकी हमने बात की थी, लेकिन अब मैं डेली चार्ट पे इसमें आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूँ। तो देखो, ये जो है, कहीं ना कहीं आप इसको भी एक फ्लैग मान सकते हो, ठीक है, थोड़ा अच्छा फ्लैग नहीं है लेकिन इसको एक फ्लैग मान सकते हो। तो इसके बेसिस पर, और कुछ और पीछे भी फ्लैग्स हैं तो वो भी आपको दिखाऊंगा मैं। राइट, तो एक फ्लैग ये था, एक फ्लैग ये, राइट, इसके नीचे एक। तो मैं इसको आपको चार्ट पे एकदम पीछे ले जाना चाहता हूँ, डॉज के ऊपर। और उसके बाद हम फिर बात करेंगे जितने भी फ्लैग्स हैं। एक काम करता हूँ, मैं उनको मार्क करके रख लेता हूँ ताकि हमारा टाइम ना वेस्ट हो ढूंढने में। दोस्तों, अब इससे आगे की जो कहानी है वो आपको थोड़ी ध्यान से सुननी है। राइट, इसको आपको पूरा समझने की कोशिश करना है। तो पहले तो मैं इसको, तो अब देखो, ये जो है डॉज कॉइन, इसका एक पैटर्न है फ्लैग के बाद। देखो, फ्लैग पैटर्न आप लोगों ने सुना होगा, समझा होगा, लेकिन मैं यहाँ पे फ्लैग पैटर्न की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ये इसका चाल क्या है। तो देखो, अगर मान लो कोई इसको फ्लैग मानता है, लेट्स से मैं पिछले 3 फ्लैग्स आपको दिखाता हूँ डेली चार्ट पे। इसको अगर कोई फ्लैग मानता है, तो और ये ब्रेकआउट का लेवल था, राइट, तो उसके बाद क्या हुआ, इसने ब्रेकआउट किया, थोड़ा बहुत के ऊपर गया, उसके बाद ये वापस ब्रेकआउट के लेवल पर वापस आया। अब देखो, यहाँ पे कोई बड़ी फॉल नहीं है, राइट। तो इस चीज को मैं पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कोई बड़ी फॉल यहाँ पे नहीं है, राइट, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये ब्रेकआउट करके ब्रेकआउट के लेवल पर, फ्लैग का जो ब्रेकआउट का लेवल है उसी पर वापस आया एक बार टेस्ट करने, और उस लेवल के नीचे बहुत ज्यादा नहीं गिरा है, थोड़ा बहुत। हाँ, विक्स, देखो विक्स को इग्नोर, एक गलती होती है बैक टेस्ट डेटा में कि हम विक्स को कभी कभी इग्नोर कर देते हैं, हम कैंडल के क्लोज को देखते हैं, लेकिन रियल में हम नहीं कर पाते उस चीज को। तो इसलिए कैंडल क्लोज का वेट हमेशा किया करें ट्रेड लेने से पहले। अब देखो, इसमें ना बड़ी मुश्किल होता है एनालिसिस करने में। उसका रीजन ये है कि ये जब 0.000 कुछ चल रहा हो और वो एकदम से आ जाए अब 0.3 पे, तो दिक्कत तो रहेगी ही रहेगी। अब मैं दूसरा आपको दिखाता हूँ। अब देखो, इस या ध्यान रखना है मैं क्या कह रहा हूँ। एक फ्लैग बना, ऊपर गया, रिटेस्ट किया, उसके बाद थोड़ा और ऊपर यहाँ पे गया है, और उसके बाद एक लंबा कंसोलिडेशन रहा है, बहुत लंबा कंसोलिडेशन रहा है, मतलब साइडवेज रहा है, लेकिन ध्यान रखना, नीचे नहीं गया है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे एक और फ्लैग है, राइट, ये फ्लैग बना। अब इसमें ये इस लंबी विक की क्या कहानी है मुझे नहीं पता, लेकिन इतनी लंबी विक बहुत लाइक डरावना है। और लोग कहते हैं जैसे कि क्रिप्टो को आप करेंसी, एज अ करेंसी आप ट्रीट कर सकते हो। यू जस्ट थिंक अबाउट इट कि अगर आपको सैलरी मिले डॉज कॉइन्स में, और जब आपको सैलरी मिले तब डॉज कॉइन की वैल्यू 0.1 हो, और फिर आपके हाथ में आते आते आपकी सैलरी का 40% हो जाए। वन डेली की कैंडल है ये। तो मतलब दिक्कतें हैं, ऐसा नहीं है, मास अडॉप्शन में दिक्कतें कुछ यही है कि वॉलेटिलिटी इतनी ज्यादा रहेगी तो भाई कैसे काम चलेगा, है ना। चलो, अब देखो, ये फ्लैग बना, अगेन ब्रेकआउट हुआ, ये फ्लैग के ब्रेकआउट की मैं बात कर रहा हूँ, ओके। तो ब्रेकआउट हुआ, ऊपर गया किसी भी लेवल तक। अब देखो, ये इसी प्रीवियस जो विक का लेवल था, इस लेवल तक गया था, राइट। उसके बाद वापस आया, रिटेस्ट किया, एक पैटर्न दिख रहा है आपको, ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, राइट, ब्रेकआउट किया, क्या किया, रिटेस्ट किया, फिर अच्छा उसके बाद क्या हुआ, ऊपर ही रह के इसने कंसोलिडेशन किया है। पिछली बार भी क्या हुआ था, ऊपर ही रह के, पिछली बार थोड़ा और ऊपर जाके कंसोलिडेशन किया था। इस बार भी फ्लैग के ब्रेकआउट के ऊपर ही रह के कंसोलिडेशन किया, लेकिन विक के अंदर रहा है। तो चलो, इस विक को हम एक एज अ वन टाइम ओकेजन हम मान सकते हैं, क्योंकि इसका कोई रिपीटिशन एज सच आगे भी नहीं है, तो मान सकते हैं उस दिन कोई ऐसी न्यूज रही होगी या कोई इवेंट रहा होगा, राइट। फिर भी ये फ्लैग के ब्रेकआउट लेवल के ऊपर जाके कंसोलिडेट किया, लंबा कंसोलिडेट, कितना, फरवरी 2021 से अप्रैल, 3 महीने का ये कंसोलिडेशन है दोस्तों। उसके बाद ये वाला जो कंसोलिडेशन है, ये है जनवरी से, ये तो एक ही महीने का है मात्र। लेकिन अगर पूरा कंसोलिडेशन की बात करेंगे तो जहां पे ब्रेकआउट इसने किया है दिसंबर में, दिसंबर 2020 में इसने ब्रेकआउट किया, और जो बड़ा इसका ट्रेंड आया है ये वाला, ये आया है जनवरी में, राइट, दिसंबर जनवरी मतलब 2 महीना लगभग आप मान सकते हो। 2 महीना क्यों, क्योंकि शायद दिसंबर के स्टार्ट में इधर ब्रेकआउट हुआ है, मिड में हुआ है, राइट। तो 1-2 महीना ऐसा आप मान सकते हो, समझ सकते हो, 1-2 महीना का कंसोलिडेशन कुछ रहने वाला है, लगभग लगभग। एग्जैक्ट आइडिया नहीं लगा सकते, लेकिन एक बात कह सकते हैं, राइट। अब ये हमारा रीसेंट वाला फ्लैग है। अगेन क्या हुआ, ब्रेकआउट किया, किसी हाई लेवल तक गया है, फिर रिटेस्ट किया है। अब दोस्तों, रिटेस्ट किया है इसी लेवल को जहां से ब्रेकआउट किया था, राइट। अब इसके आगे क्या होना चाहिए, आप मुझे बताओ, कमेंट में बताओ।
यही होना चाहिए ना कि इसके आगे ऐसा ही कुछ या इसके आगे मतलब यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाके या इसी लेवल पे, मतलब इसी रिटेस्ट के लेवल पे, ये जो हाई लेवल है इसी के लेवल पे कंसोलिडेट करे, यानी एक महीने तक 0.45 पे ही रहे, 0.45 0.5 इसी लेवल तक रहे एक महीने तक। और फिर उसके बाद क्या हो पता है, फिर उसके बाद एक ऐसा ही ब्रेकआउट हो। ये जो कैंडल्स बनी है ना, ये जो ग्रीन कैंडल है डेली पे बनी है ना, मतलब ये 0.09 से 0.4 हो गया। कितना? 0.09 से 0.4, यानी 5 गुना। ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन ध्यान रखना है कि एक महीने तक, अब लोगों की साइकोलॉजी क्या होगी मैं बताता हूँ। अब देखो ब्रेकआउट किया, बहुत से लोग यहाँ पे आए होंगे, यहाँ पे एंटर किए होंगे। हमने एक एंट्री हमारी इस ब्रेकआउट से भी पहले थी, हमारी एक एंट्री यहाँ पे थी लगभग पॉइंट, सॉरी यहीं पे थी, इस ब्रेकआउट पे ही थी, राइट। तो 0.35 जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखाया, एक एंट्री वहां पे थी। दूसरी एंट्री, अब क्योंकि देखो एक गलती यहाँ पे हमसे हुई है, उस गलती का बात बात करना भी जरूरी है, क्योंकि ये जो विक थी इसको मैंने उस टाइम पे एक्सेप्शनल सिनेरियो ट्रीट नहीं किया था, अब मुझे समझ में आ रहा है कि एक्सेप्शन था, राइट। तो ये जो विक थी, कहीं ना कहीं मुझे लगा कि ये जो हाई है वो इसी विक के थोड़ा आसपास का बना है, ये जो हाई है। तो मुझे लगा कि इस बार भी ऐसी कोई विक है यहाँ पे फ्लैग में हमारे, तो इस बार भी यही होना चाहिए कि हमारा जो पैटर्न है वो ऐसा हो कि मतलब यहाँ से जैसे ब्रेकआउट करे, सॉरी इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो इस बार भी मैंने सोचा कि ऐसा ही होगा कि यहाँ से ब्रेकआउट करेगा, शायद इस लेवल तक कहीं जाएगा, उसके बाद इस लेवल से वापस आएगा, राइट। तो ऐसा मैंने सोचा था। तो 0.45 पे मुझे लगा था कि, लेकिन मैं, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं प्रॉफिट बुक नहीं करता हूँ, मैं हमेशा ट्रेल करने की मेरी आदत है। जो मैंने स्टॉक्स में भी किया है, ये डिलीट क्यों नहीं हो रहा है ये, चलो रहने दो। यही मेरी हमेशा आदत रही है कि मैंने स्टॉक्स में भी ट्रेल ही करता रहता हूँ और इसमें भी ट्रेल करता रहता हूँ। तो मैंने इस पोजीशन को भी होल्ड रखा, उसके साथ जब ऊपर गया, ये इतना ऊपर चला गया, तो यहाँ पर मुझे भी एक फोमो हुआ, क्योंकि उस टाइम न्यूज़ वगैरह भी काफ़ी थी और मैं क्रिप्टो में ऑब्वियसली मैं नया हूँ, मुझे लगा हो सकता है पिछले 2-3 फ्लैग ही तो मैंने देखे हैं, हो सकता है गलत हो जाए, है ना। बट गलत नहीं हो गई, वापस आया ये इस लेवल पे। तो यहाँ पर थोड़ा हमने फिर बाय किया, तो नेट टू नेट, लेकिन इसको जब ये जैसे ही नीचे गया ना, इसको तुरंत काटा, जो नई पोजीशन थी वो तुरंत काटा, राइट। और उसके बाद, और ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने अपने जो मेरा बाइनेंस और वजीरेक्स का ग्रुप है, उस ग्रुप पे लाइव अपडेट्स इन सारी चीज़ों के दिए हैं। तो कुछ ऐसा नहीं है जो मैं आपसे अभी बोल रहा हूँ कि मैंने ये किया, ये कहानी नहीं है। सारी अपडेट्स मैंने इस ग्रुप पे लोगों को दी हुई है, राइट। तो उसके बाद जब ये आया, रिटेस्ट किया, तो एक बार एक हमसे गलती हुई कि टॉप पे हम फंसे, राइट। ये कोई लेवल नहीं था, एक ट्रेड का लेवल था, लेकिन जैसे ही निकला, ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद ओवरऑल अभी हम थोड़े बहुत प्रॉफिट में हैं। ज्यादातर प्रॉफिट हमारे स्टॉप के लेवल पे जो दोबारा बाइंग हुई उसमें चले गए, लेकिन ओवरऑल हम प्रॉफिट में। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि आगे ये एक महीना, अब देखो एक महीना के देखो ये है ब्रेकआउट का लेवल में, तो मई का महीना आप मान लो, जून का महीना आप मान लो, राइट। तो जून, मई और जून जैसे हमने देखा कि ब्रेकआउट से 2 महीने बाद एक बड़ी मूव आती है, और अभी एक महीने का कंसोलिडेशन होगा। तो अगर कंसोलिडेशन हम बात करें तो शायद यहाँ से शुरू हुआ है कि 10 मई से, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि मई या जून तक आप वेट करो, राइट। मई पूरा मई या जून या मिड जून, इस लेवल, इस टाइम के अराउंड कहीं ना कहीं इसमें एक बड़ा ब्रेकआउट आना चाहिए, और वो ब्रेकआउट ऐसा ही होगा कि यहाँ से सीधे, अब देखो 5 गुना हम ऐसे नहीं कह सकते, हमें एवरेज लेना पड़ेगा जितने भी पिछले फ्लैग्स रहे हैं उन सब में। अगर हम टारगेट जानना चाहें इसका कि टारगेट इसका क्या होगा, तो देखो एक फ्लैग ये रहा है, मैं इसका ब्रेकआउट लेवल ये मान रहा हूँ, तो मैं ब्रेकआउट लेवल से बात कर रहा हूँ भाई, ध्यान रखना, मैं इस हाई से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ ब्रेकआउट लेवल से कितना हो गया। तो 0.04 हुआ है, 0.04 है यहाँ पे। एक कंसोलिडेशन के बाद की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम कंसोलिडेशन फेज में, राइट। कंसोलिडेशन ये हुआ है, कंसोलिडेशन के बाद ऐसी लाइंस बनी है, तो 0.4, 10 गुना, राइट। इसीलिए दोस्तों मैंने इसमें कहा था कि ये 0.3 से ब्रेकआउट जो जा रहा है, ये पता है कहाँ जाएगा, दिखाता हूँ। ये देखो, इसीलिए मैंने यहाँ पर एक बात कही थी कि ये जो ब्रेकआउट है ये $3 से पहले रुकेगा नहीं। लेकिन अब ध्यान देना है कि ये ब्रेकआउट के बाद कंसोलिडेशन वाला फेज है, तो इस फेज में डरना नहीं है। जैसा कि हमने पिछले 2-3 फ्लैग्स में देखा कि गिरा नहीं है, तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस कहाँ होगा पता है, एक बहुत कंजर्वेटिव, अगर किसी को स्टॉप लॉस रखना है तो इस फ्लैग के लगभग थोड़ा अंदर रख लो, या फिर ये जो लो बना है, ये जो लो आपका बना है 0.34, मैंने मंथली चार्ट पे भी देखा, तो मंथली चार्ट पे स्टॉप लॉस 0.32 आ रहा है, यहाँ पे डेली चार्ट पे 0.34 आ रहा है। तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही सही स्टॉप लॉस विद बफर होगा 0.3, ये स्टॉप लॉस आपको रखना चाहिए। टारगेट बनेगा यहाँ से $3 का, क्या $3 का टारगेट बनेगा। अब देखो ये सब बातें हो सकती हैं, फंडामेंटल्स में कुछ बातें आ सकती हैं कि इसका मार्केट कैप इतना मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, ये चीजें, तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इतना बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ कि मैं
उन चीज़ों को सोच पाऊँ या उन चीज़ों को समझ पाऊँ। लेकिन मुझे ये पता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने पीएचडीज़ कर रखी है इकोनॉमिक्स पे, लेकिन कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाया था कि बिटकॉइन जो है वो इतना राइज़ करेगा, इतनी उसकी मार्केट कैप बढ़ेगी। तो यहाँ पे प्रेडिक्शन नहीं करनी है, यहाँ पे एनालिसिस करना है, राइट? ध्यान रखना है, यहाँ पे प्रेडिक्शन नहीं करनी है कि यार इतना कैसे बढ़ जाएगा, इसका मार्केट कैप इतना कैसे हो जाएगा, इतना कौन पैसा देगा। और दूसरी दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसा भी कहेंगे आपसे कि ये तो डॉज कॉइन तो नया-नया सर्कुलेट होता रहता है, धीरे-धीरे टाइम के साथ इसमें और ज़्यादा पैसा लोगों को लगाना पड़ेगा। अरे मैं कहता हूँ ठीक है ना, 0.32 के नीचे क्लोज करेगा ना, मतलब ऐसा तो नहीं है ना पहले जीरो हो जाएगा, जीरो होने से पहले तो 0.32 होगा ना, तो बस ठीक है वहां निकल जाएंगे, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो डॉज कॉइन की दोस्तों ये एनालिसिस है, कैसी लगी आप जरूर बताइएगा। उसके अब आगे बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों बिटकॉइन की। अब देखो एक चीज ध्यान रखनी है कि बिटकॉइन थोड़ा सा नेगेटिव हो रहा है। अगर इस महीने बिटकॉइन ने 47,000 को रिक्लेम नहीं किया, अब देखो 2 हफ्ते हैं बिटकॉइन के पास यहाँ पे, ये जो लेवल है ये मेक और ब्रेक का लेवल है, राइट? ये मल्टीपल बॉटम कह सकते हो इसको, एक बॉटम यहाँ पे, एक बॉटम यहाँ पे, इसको मैं बना भी देता हूँ आप लोगों के लिए। एक बॉटम यहाँ पे, एक बॉटम यहाँ पे और एक बॉटम यहाँ पे। तो ये जो लेवल है ना दोस्तों, ये है मल्टीपल बॉटम। और ये एक रिटेस्ट का प्रीवियस जो हाई है उसका रिटेस्ट का भी लेवल है, तो बहुत थोड़ा सा लगभग उसके ऊपर है। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा ऐसे नीचे बनाएंगे तो सही रहेगा। देखो ये चीजें हैं तो एकदम एग्जैक्ट नहीं हो सकता, लेकिन लगभग लगभग लमसम उसी लेवल के आसपास है ना। तो यह ध्यान देना है कि बिटकॉइन को अगर वापस लौटना है तो अगले 2 हफ्ते के अंदर ही इसको वापस लौटना है। 47,000 के ऊपर इस महीने क्लोजिंग बहुत जरूरी है। अगर इस महीने 47,000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं होती है, मुझे लगता है इसमें जो लार्ज व्हील्स हैं वो यहाँ से हो सकता है शॉर्ट हो जाए, मतलब जो बाइंग है उनकी पोजीशन वो हो सकता है शॉर्ट हो जाए। और ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि व्हील शॉर्ट नहीं हो सकते बिटकॉइन के अंदर, ऐसा नहीं है। तो ये चीज ध्यान रखनी है। तो उसके बाद ना बिटकॉइन का जो लेवल है, नेक्स्ट जो लेवल है वो मैं बताता हूँ। अगर बिटकॉइन यहाँ से गिरता है ना दोस्तों, तो इसका कोई सपोर्ट नहीं है। क्या? इसका कोई सपोर्ट नहीं है। चलो बात करते हैं। तो दोस्तों ये बात उस टाइम की है जब ये बात दोस्तों उस टाइम की है जब मैं क्रिप्टो का जो हमारा ग्रुप था व्हाट्सएप का जो अभी है वो नहीं था, राइट? तो उस टाइम मैंने बिटकॉइन की बात की थी अपने स्टॉक के ग्रुप पे ही। और वहां पे बात की थी हमने कि मार्च, देखो ये डेट दिखा देता हूँ, मार्च 2021 की डेट है, राइट? तब हमने बात की थी दो चीजों की, हमने एक बात की थी गोल्ड की और एक बात की थी बिटकॉइन की। गोल्ड का हमारा व्यू दोस्तों बहुत बेहतरीन रहा है। मुझे लगता है इससे बेटर, इससे बेस्ट लेवल कोई हो नहीं सकता था। और अगर इन्वेस्ट किया होगा तो अच्छा रहा। मैंने नहीं किया पर्सनली, और मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि भाई मैं थोड़ा गोल्ड में मैं रुचि उतनी थी नहीं। लेकिन अब मुझे लगता है कि यार कर देना चाहिए था, है ना? क्योंकि एक वेबिनार मैंने अभी अटेंड किया था रिसेंटली एनएससी की तरफ से, और उसके अंदर मुझे गोल्ड से डाइवर्सिफिकेशन के काफ़ी चीज़ें, काफ़ी ज़्यादा पोर्टफोलियो मैथमेटिक्स की चीज़ें पता चली थी। तो कहीं ना कहीं मतलब अच्छा लगा सुन के। हालांकि हम वो लेवल मिस किए, चलो आगे कोई लेवल आएगा। देखो ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटी चली जाएगी, अपॉर्चुनिटी जरूर आएगी। यहाँ पर हमने एक बात की थी कि बिटकॉइन जो है वो $11,500 के आसपास लेना चाहिए था। और एक बात हमने ये भी कही थी कि ये जो लेवल है कहीं ना कहीं टाइम पर डिपेंड करता है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा आपका ये लेवल ऊपर आता रहेगा। जितना ज्यादा टाइम लगेगा उतना ज्यादा ऊपर आपको ये लेवल मिलेगा। तो हमने कहा था कि आइडियली मेरा जो मानना था वो ये था कि यहाँ तक आते आते ऐसा हो जाएगा कि लेवल हमारा इन्वेस्टमेंट का 20 से 25 हजार के बीच में होगा। भाई क्यों ऊपर आता जाएगा, आपका इन्फ्लेशन तो बढ़ रहा है ना। तो $11,500 की वैल्यू उस दिन जो थी जब मैंने मैसेज किया था तब नहीं थी। इन्फ्लेशन की बात भी है और दूसरी बात ये भी है कि विद टाइम नए नए लोग आते रहेंगे, बहुत सी चीजें, बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं। तो आप उस लेवल पे नहीं पा पाओगे। तो आपको डायनेमिक होना है, आपको प्राइस और टाइम दोनों को लेके चलना है, ना कि सिर्फ प्राइस को। जैसे डॉज भी हमने प्राइस और टाइम दोनों के बेसिस पे बात की है, कि प्राइस के बेसिस पे भी बात की है कि प्राइस क्या होना चाहिए, गिरेगा बहुत ज्यादा नहीं और बहुत तेजी से ब्रेकआउट हो सकता है, ऐसा टक से ब्रेकआउट होगा ना मौका नहीं मिलेगा। और टाइम की भी हमने बात की कि 1 महीने के अंदर ये होना चाहिए। तो दोनों चीजें अगर मेरे सेटअप पे आएंगी तो ही मैं वहां पर कुछ करने वाला हूँ, राइट? ऐसा नहीं है, देखो दोनों चीजें आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अब मान लो क्या हो कि वो पहले ही ब्रेकआउट हो जाए, तो फिर वो थोड़ा सा गलत ब्रेकआउट होगा, वो सही ब्रेकआउट नहीं होगा। फिर वो जैसे डॉज की बात कर रहे थे, तो पहले ब्रेकआउट हो जाए तो थोड़ा सा गलत ब्रेकआउट होगा, सही नहीं होगा, वो थोड़ा सही नहीं रहेगा हमारे लिए ट्रेड लेना। आप समझ पा रहे हो? मतलब उतना कन्विंसिंग नहीं रहेगा। तो इस चीज को समझना है। तो अब देखो बिटकॉइन की अब बात कर लेते हैं। देखो बिटकॉइन का इसके लिए आपको दिखाना पड़ेगा मुझे मंथली का चार्ट। अब देखो क्रिप्टो के अंदर अगर आप बात कर रहे हो ना दोस्तों, क्रिप्टो स्पेस के अंदर, तो इसके अंदर ना साइकिल्स होती हैं। 4 साल की बिटकॉइन की
हाफिंग साइकिल होती है। अब देखो यहाँ पर ना BTC USDT में मुझे लंबा चार्ट मिल नहीं रहा, तो मैं इसमें एक लंबा चार्ट चाह रहा हूँ। मुझे लगता है क्रिप्टो कैप पे शायद मुझे मिल जाना चाहिए। अब देखो ये जो चार्ट है ये मार्केट कैप का चार्ट है। मुझे लगता है शायद इससे लंबा चार्ट कोई बिटकॉइन का हमारे पास नहीं है ट्रेडिंग व्यू के अंदर। तो अब देखो इसमें ध्यान देना है, ये बिटकॉइन में पहली बड़ी रैली थी, शायद पहली बड़ी रैली नहीं थी, लेकिन जो चार्ट हमारे पास अवेलेबल है उसके अंदर ये बिटकॉइन के अंदर क्या थी, ये पहली बड़ी रैली थी। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हम मार्क करते हैं। पहला लेवल तो ये था ब्रेकआउट का लेवल। लेट्स से यहाँ पे कोई ऐसा लेवल था। अब इसको ना काफी ज्यादा हमें बनाना पड़ेगा, तो इसको तो डिलीट कर दो। लेट्स से ये कोई ऐसा लेवल था यहाँ पे ब्रेकआउट का लेवल। अब देखो चार्ट में दिक्कत यही हो जाती है ना, जब कोई चीज इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कम टाइम के अंदर, तो ट्रेडिंग में इन चीजों के लिए नहीं बनाया भाई। ध्यान रखना है इसको। या तो मैं ऐसे करूं और ऐसे जूम करके आपको दिखाऊं, तो फिर आगे दिखाने में प्रॉब्लम आ जाएगी। अब इतनी छोटी छोटी कैंडल दिख रही है तो हंसी आ रही है कहीं ना कहीं। चलो ठीक है, एनालिसिस करने में भी दिक्कत होती है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आगे करूंगा तो पूरा चार्ट फिट करने के लिए इसको इतना छोटा मूव दिखा रहा है ये, एक लॉन्ग टर्म में। अब देखो ये इसमें जो मूवमेंट आई है, ये एक टाइप की पैराबोलिक मूवमेंट है। इसको क्या कहते हैं, पैराबोलिक मूवमेंट कहते हैं, राइट। तो ये एकदम से ऊपर और एकदम से नीचे, ये चीज स्टॉक्स में दोस्तों होती है बट बहुत कम होती है। इस लेवल पर नहीं होती है कि $300 बिलियन से आप $75 बिलियन आ जाओ। वही मैं बात कर रहा हूँ कि इसको एज अ करेंसी अगर हमें एक्सेप्ट करना है तो थोड़ी इसमें वॉलेटिलिटी इतनी ज्यादा ना हो भाई। मैं किसी को ₹300 दूं और उसके पास ₹75 हो, तो ये सही नहीं है। या ₹3 लाख दूं 75,000 हो तो सही नहीं है ना। तो इस चीज को समझना है हमें। तो अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से इसमें मंथली चार्ट पे ये जो हरी हरी कैंडल बनी है, और जब जब यहाँ पे कोई बड़ी रेड कैंडल बनी है उसके बाद ये नीचे आया है, किस लेवल तक नीचे आया ये समझना है हमें। तो देखो ये ब्रेकआउट का लेवल था, लेट सपोज ये ब्रेकआउट का लेवल था। उसके बाद पहली जो रेड कैंडल बनी है वो इस लेवल के आसपास बनी है, यानी इस लेवल के आसपास ये थोड़ा सा रुका है, कंसोलिडेट किया है। देखो ये जो लेवल है वो हमें कहीं ना कहीं दिख रहा है कि यहाँ पर ऐसा कोई सपोर्ट एज सच प्रीवियस नहीं था। मतलब कोई ऐसा मेजर सपोर्ट नहीं था, एक ब्रोकन रेजिस्टेंस आप इसको कह सकते हो, जो कि यहाँ पे सपोर्ट लिया। तो कुल मिला के हमें ये समझ में आ रहा है कि ये जो लेवल है किसी भी लेवल से रिटर्न किया है बीच से, राइट। ध्यान देना। और बीच के लेवल से, जब भी कोई चीज बीच के लेवल से रिटर्न होती है दोस्तों, तो आपको एक चीज पता होगी। अब देखो आगे के चार्ट पे एक चीज ये पता होगी, देखो बीच के लेवल से जब ऐसे रिटर्न हुआ तो ये कोई इसका सपोर्ट नहीं था, तो उसके बाद ये फिर हाई बना के फिर ये नीचे आया है। क्या हुआ है, क्योंकि ये अधूरे लेवल से, या तो अब मान लो इसी प्रीवियस ब्रेकआउट तक आ जाता तो एक अच्छा वो सपोर्ट बनता, क्योंकि ये लंबा कंसोलिडेशन था, नहीं हुआ। तो क्या हुआ कि अधूरे लेवल से थोड़ा सा पुल बैक आया, फिर एक आधे अधूरे लेवल से वापस नीचे आया। अब जब ये पुल बैक आ गया तो फिर किसी को क्या करना था, उसको सिंपली एक ट्रेंड लाइन खींचनी थी। ये ट्रेंड लाइन खींचनी थी। अब चाहे आप इससे मिला लो चाहे विक्स से मिला लो, मुझे लगता है विक्स सही रहेंगे। तो ये एक ट्रेंड लाइन आपकी बनती। ये ट्रेंड लाइन का जैसे ही ब्रेकआउट आया आपका वहां पे ट्रेड बन सकता था। पहली चीज, अगर मान लो आपको ये लगा कि ये थोड़ा सा रिस्की था, तो क्या कर सकते थे आप, फिर आप ये बना सकते थे कि मतलब चलो प्रीवियस जो हाई लेवल है वही उसी के ऊपर मैं लूंगा। ठीक है, ये थोड़ा सा कंजर्वेटिव एंट्री मानी जाती है, और इसमें स्टॉप लॉस आपका बड़ा होता, शायद आप ट्रेड भी ना कर पाते। तो इस चीज को आपको समझना है, एक बड़ा जो ये मंथली पे, अब देखो ये जो पैटर्न है ना, एकदम सेम ऐसा पैटर्न बन रहा है। और ये जो रेड कैंडल से कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि हम नीचे आने वाले हैं। हम नीचे आने वाले हैं। अब किस लेवल तक आने वाले हैं, वो लेवल मेरे हिसाब से $20,000 का है। अब देखो ये मार्केट कैप का चार्ट है, मैं कोशिश करता हूँ कोई डॉलर्स के टर्म में मेरे को चार्ट मिल जाए तो अच्छा रहे। अब देखो चार्ट इसमें ढूंढना बड़ी दिक्कत की बात है। इवन देखो BTC ये तो 2020 से चार्ट शुरू हुआ है, बताओ क्या करेंगे अब ऐसे में। तो इसमें चार्ट आपको भाई ढूंढ ढूंढ के रखना पड़ेगा। अगर मैं USDT की जगह इसको करता हूँ USD, ओके। तो चलो यहाँ पे मेरे को एक चार्ट मिल गया। तो अब इस लेवल पे ब्रेकआउट हुआ है, ये नीचे आया है लगभग यहाँ पे। अब ये लेवल कुछ ऐसा बहुत अच्छा नहीं है, हम कह सकते हैं कि एक कंसोलिडेशन ऐसा था। तो इसमें आइडेंटिफाई करते हैं। अब देखो इसमें लेकिन कोई कंसोलिडेशन नहीं हुआ, इस ब्रेकआउट में कोई कंसोलिडेशन नहीं है। तो क्या होगा, अब बीच में कोई कंसोलिडेशन नहीं है तो कहाँ तक आएगा ये, यहाँ तक आना चाहिए कम से कम, इस लेवल तक। क्या लेवल है, 19,700 कुछ, ठीक है, 19,788। तो यानी 20,000 का लेवल लमसम लमसम। मैं कह रहा हूँ कि हम थोड़ा सा कंजर्वेटिव हो जाते हैं, तो हम कहते हैं कि चलो ठीक है, थोड़ा हो सकता है ऊपर से लौट जाए, जैसे पिछली बार हुआ था। पिछली बार क्या किया था, ऊपर से लौटा था वापस। ये देखो ये ऊपर है थोड़ा, ये इस लेवल तक नहीं आया, ये ऊपर है। कितना ऊपर है, ये लेवल है लगभग 1400 का, ये लेवल है लगभग 3200 का। तो क्या इसका मतलब ये है कि 20,000 से अब 40,000 से लौट जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। अब हर हर जगह मल्टीप्लीकेशन हम नहीं कर सकते।
तो मैं ये कह रहा हूँ कि चलो ठीक है, एक बफर हम ले सकते हैं, या फिर एक काम हम ये कर सकते हैं कि चलो एक मंथली की ग्रीन कैंडल बनने दें, फिर वहां पे देखा जाए। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें 20,000 का ही लेवल अच्छा रहेगा, क्योंकि बीच में यहाँ पे कोई हमारे पास कंसोलिडेशन नहीं है। देखो एक डिफरेंस जो मैंने आपको बताया, की डिफरेंस वो यही है कि ये कंसोलिडेशन है, तो कहीं ना कहीं ये लेवल एक सपोर्ट की तरह काम किया। ठीक है, बहुत अच्छा नहीं लेकिन किया जरूर। अब अच्छा क्यों नहीं, क्योंकि भाई नीचे आ गए हम उसके बाद, राइट, उसके बाद नीचे आ गए, तो उसके बाद लेकिन आपको एक और मौका मिला है, उसके बाद एक और मौका इस लेवल पे मिला, फिर ये लेवल सपोर्ट बन गया। आप देखो क्यों क्यों बन गया, क्योंकि अब इस लेवल से ऊपर गया। तो रुको बनाता हूँ। तो ये देखो इस टाइप से कुछ, ठीक है, इस तरीके से कुछ बना। तो आपको एक मौका जरूर मिलेगा, ध्यान रखना इस चीज का। बीटीसी के अंदर फोमो नहीं करना है बिल्कुल। और देखो ये लेवल इन्वेस्टमेंट का नहीं होता, ठीक है, बिल्कुल मैं क्लियर बता देता हूँ कि ये ऐसा लेवल इन्वेस्टमेंट का नहीं होता है। ये हाई लाइफ टाइम हाई पे इन्वेस्टमेंट नहीं होता। अब देखो दो चीजें यहाँ पे मैं बताऊंगा। पहली चीज तो ये है, जो मेरा व्यू है वो यही है कि ये नीचे आए 20,000 तक, उस लेवल पे मुझे लगता है बहुत सही एंट्री होगी, और उसके बाद ये यहाँ से 8 गुना 9 गुना हो सकता है। 20,000 के लेवल से बात कर रहा हूँ, 65,000 से नहीं, ध्यान रखना। तो कोई 65,000 पे लेगा तो वहां से 3 गुना होगा, 20,000 पे लेगा तो वहां से 9 गुना हो सकता है उसका पैसा, राइट, ध्यान रखना इस चीज का। तो अब ये जो लेवल है, जैसा कि हमने देखा कि प्रीवियस जो रिटेस्ट का लेवल है, ये हम मान रहे हैं अगेन, बिकॉज बीच में कोई ऐसा कंसोलिडेशन नहीं आया। लेकिन अगर मान लो डायनामिकली सिचुएशन कुछ बदल जाए, और मान लो कि बिटकॉइन को लगे कि नहीं ये लेवल नहीं, तो फिर हम इस लेवल पे या इस लेवल पे, अगेन वो बिटकॉइन की मर्जी है। तो उस चीज का ध्यान रखना है। तो उस चीज का ध्यान रखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि 25,000 से या 30,000 से, कोई बहुत कंजर्वेटिव है तो $30,000 पे जब बिटकॉइन आ जाए, अपना 30% पैसा आप $30,000 पे लगा दो। 30% नहीं लगाना चाहते हो 20% लगा दो, ठीक है। फिर 25,000 पे या इस लेवल के अराउंड थोड़ा सा और लगा दो। लेकिन कोशिश ये आपको ऐसी रखनी है कि 15 से 20,000, इससे नीचे नहीं जाएगा। इससे नीचे बिटकॉइन का जाना मुझे नहीं लगता। हाँ, हो सकता है कोई विक वगैरह बन जाए, अलग बात है, अब मार्केट है वो तो। लेकिन ऐसा मेरा व्यू है। तो इसमें मैं पर्सनली मैं एक बड़ा पैसा इसमें डालूंगा, अगर उस टाइम तक मान लो बैन वगैरह नहीं हुआ तो। मैं लॉ अबाइडिंग सिटीजन हूँ भाई, और अगर कुछ ऐसी दिक्कत नहीं आई बैंक्स की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से, तो मैं इसमें जिस भी टाइम तक ये इस लेवल पे आएगा, टाइम लगेगा, कुछ महीने लगेंगे, मुझे लगता है 2021 के अंत तक शायद इस लेवल पे हम बिटकॉइन को देखें। ऐसा मेरा मानना है, जहाँ पे सारे लोग बिटकॉइन को लेके काफी बुलिश हैं दोस्तों। मैं मार्च से ही बेरिश हूँ। मार्केट, इस क्रिप्टो मार्केट के अंदर एंटर करने से पहले ही मैं बिटकॉइन में बेरिश हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है ना कि ये जो अप्रैल की और ये जो मई की कैंडल बनी है, ये मेरे मार्च के व्यू के बाद बनी है। मार्च का व्यू मेरा तब था जब ये सारी कैंडलें ग्रीन थी। आप समझ पा रहे हो इस चीज को? जब ये सारी कैंडलें ग्रीन थी, हमारे पास एक भी रेड कैंडल मंथली चार्ट पे नहीं थी, तब मैंने बोला था कि मैं लूंगा तो मेरा भाव यही है, उसके अलावा कोई भाव नहीं है, इस भाव पे तो मैं नहीं लूंगा। और अब जब ऐसी रेड कैंडल्स बन गई हैं, तो मेरा एक कॉन्फिडेंस आ रहा है, कंफर्मेशन आ रहा है, और कहीं ना कहीं मैं कह पा रहा हूं आपसे कि इस महीने ध्यान रखना है, बिटकॉइन को वापस लौटना है ना, तो इस मंथ के अंदर 47,000 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए। इस मंथ के अंदर, यानी मई के अंत तक, जो 13 दिन 16 घंटे बचे हैं, इसमें अगर 47,000 का लेवल रिकल नहीं हुआ ना, तो मुझे लगता है कि ये लेवल आएगा। मैं शॉर्ट शायद ना करूं, शॉर्ट शायद ना करूं। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स मैंने देखे हैं, तो मैं उनको शेयर करूंगा वैसे आप लोगों से, क्योंकि देखो शॉर्टिंग में ना एक अनलिमिटेड रिस्क है। मैं नहीं चाहता कि मैं शॉर्ट स्क्वीज में, इस टाइप की स्क्वीज में फंस जाऊं। तो मैं नहीं करूंगा। अब कोई सोच सकता था कि ये तो एक रेजिस्टेंस है, नॉर्मली कोई स्टॉक वगैरह हमारा होता है, तो स्टॉक्स कैसे मूव करते हैं? देखो स्टॉक्स में एक डबल टॉप का कॉन्सेप्ट होता है। तो ये होता है कि यहाँ पे नीचे आके थोड़ा कप एंड हैंडल बनाएगा, फिर ऊपर जाएगा, ये स्टॉक्स में होता है। लेकिन ये क्रिप्टो है, ये क्रिप्टो है, ये स्टॉक्स नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो ये बात मैं करना चाहता हूँ बीटीसी के बारे में। अच्छा, इसके अलावा मैं कुछ पोजिशनल ट्रेड्स आपसे शेयर करना चाह रहा था, और इन पे मैंने अभी एंट्री नहीं ली है। मैं इन पे एंट्री लूंगा, जब भी लूंगा आपको बताऊंगा। पोजिशनल जो ट्रेड्स है मेरे, वो देखो दो कॉइन्स मुझे बहुत अच्छे लगे हैं, मार्केट कैप भी इनका बहुत शानदार है। थोड़ा सा इसका ना डिटेल देख लेते हैं एक बार। तो देखो एवरेज वॉल्यूम 1.057 बिलियन है। इसकी 1 ईयर की परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो 540% का रिटर्न इसने पिछले एक साल में दिया हुआ है। नाम है इसका XRP, राइट। तो XRP इसका टोकन है। अगेन XRP USDT की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, और बाइनेंस की बात कर रहे हैं। तो देखो अलग अलग एक्सचेंज में अलग अलग प्राइस होती है। देखो पता है सारे लोग सोच रहे हैं कि मैं क्रिप्टो में ट्रेड कैसे करूँ, ये कैसे करूँ, ये कैसे करूँ। मैं सोच रहा हूँ क्रिप्टो में आर्बिट्राज हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। मुझे तो ऐसा लगता है इतने सारे एक्सचेंजेस हैं डिफरेंट डिफरेंट, कि हम आराम से यहाँ पे आर्बिट्राज कर सकते हैं। चलो ठीक है, किसी भी एक एक्सचेंज और साइक्लिक ट्रायंगुलर आर्बिट्राज कर सकते हैं।
यहाँ पर ट्रायंगुलर आर्बिट्राज की पॉसिबिलिटी है। देखो स्टॉक्स में क्या होता है, आप आईएनआर से स्टॉक खरीद रहे हो, यहाँ पे हमारे पास इतने सारे पेयर्स हैं कि हो सकता है यूएसडीटी के टर्म में आर्बिट्राज ना हो, बीटीसी के टर्म में हो जाए, मतलब एक्सआरपी बीटीसी। और बीटीसी इज मैंडेटरी, हर एक्सचेंज को बिटकॉइन का पेयर जरूर प्रोवाइड करना होगा, उसके अलावा कोई पेयर वो प्रोवाइड करे ना करे। तो मैं कुछ बाइनेंस लेवरेज ईटीएफ्स को देख रहा था अभी, तो शायद मैं ऐसा कोई ईटीएफ ले लूं बीटीसी, अगर मुझे शॉर्ट करना हो कभी। लेकिन बीटीसी को मैं फ्यूचर में शॉर्ट नहीं भैया, नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं। किसी भी लेवल से वो वापस हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो देखो एक स्टॉक है यहाँ पे एक्सआरपी, दोस्तों ध्यान रखना है, इसका जो प्रीवियस हाई है 1.97 का, थोड़ा सा रिस्की रहता है क्रिप्टो, ठीक है, थोड़ा सा रिस्की जरूर रहता है। इसका जो प्रीवियस हाई है, ये ध्यान रखना है कि अगर इस टाइप से आप बनाओ, मैं इस टाइप से नहीं बनाता, मैं इसकी ट्रेंड लाइन ऐसे बनाना पसंद करूंगा। तो मैं ये कहूंगा कि 1.5 1.6 लेवल मान लो, 1.6 के ऊपर इसका जब ब्रेकआउट आएगा, एक्सआरपी बहुत स्ट्रांग रहने वाला है। लेकिन स्टॉप लॉस इसका, नॉर्मल एक पर्सन को लगेगा कि इसका स्टॉप लॉस ये बनना चाहिए, मतलब इस रेंज के लो का, मैं कहूंगा नहीं, ये स्टॉप लॉस काम नहीं करेगा, ये स्टॉप लॉस कट हो सकता है। और क्यों कट हो सकता है, उसका रीजन ये है कि बीटीसी बिटकॉइन नेगेटिव है। अगर बिटकॉइन नेगेटिव है तो बाकी सब भी नेगेटिव रहेंगे। तो अगर इसमें किसी को पोजिशनल ट्रेड लेना है तो ध्यान रखना है, स्टॉप लॉस बनेगा बेटा 0.5 का आपका, मतलब यहां से 67-66% गिर सकता है, लेकिन तब भी ट्रेड से निकलना नहीं है। तो इस टाइप के ट्रेड के लिए अगर आप तैयार हो पोजिशनल में, और काफी महीनों तक इसको होल्ड करना है, इस टाइप के ट्रेड के लिए आप अगर तैयार हो, अगेन अगर आप तैयार हो, तो ये आपको फिर 1.5 पे दिख रहा है ना, 15 पे दिख जाएगा। 15 पे नहीं, इंटू 8 करना चाहिए, इंटू 10 नहीं, ठीक है। तो लगभग इंटू 8 आप कर लो, जो भी है 15 इंटू 8 कितना होता है, 8 5 40 1 120, 120 होता है ना। तो लगभग 12 डॉलर लगभग एक्सआरपी पहला। दूसरा पोजिशनल है एलटीसी लाइट कॉइन, यार दो, इसकी ये थोड़ा सा ज्यादा रिस्की है एक्सआरपी से। मैं अगर मुझे एक ही में किसी में करना होगा, एक ही में किसी में जाना होगा, तो मैं एक्सआरपी प्रेफर करूंगा। लेकिन ट्रेंड बहुत अच्छा है, ध्यान रखना है, एलटीसी का ट्रेंड, लाइट कॉइन का ट्रेंड बहुत अच्छा है। अब इसमें ब्रेकआउट पे नहीं, इसमें और सबसे बड़ी बात है ये लेवल भी बहुत अच्छा है। जैसे एक्सआरपी पे हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम ब्रेकआउट ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है। देखो इसका ट्रेंड क्लियरली, क्या मेरा चार्ट क्यों डिलीट हो गया इतनी जल्दी, अभी तो बनाया था मैंने, चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें हम किसी ब्रेकआउट के लेवल को देख रहे हैं। लेकिन एलटीसी में अब देखो ये फ्लैग लेवल भी है, ये एक तरीके से फ्लैग पैटर्न भी है, थोड़ा सा वॉयलेट हालांकि ये जरूर हो गया है, लेकिन चलो कोई बात नहीं है। एलटीसी के अंदर हम एक सपोर्ट लेवल पे कर रहे हैं भाई। आई जस्ट हैव नो आइडिया मेरा चार्ट क्यों जा रहा है, कोई बात नहीं। इसमें लेवल हमारे पास एक सपोर्ट का है, तो इसमें ट्रेंड हमारे साथ है, और साथ ही साथ हम सपोर्ट पे बाई कर रहे हैं, तो बाइंग थोड़ी सी बेटर है। लेकिन ध्यान रखना कि एलटीसी ने कोई बहुत बड़ा, मतलब लाइक रिटर्न वगैरह नहीं दिया है, राइट। तो इसका मैं एक बार स्टॉप लॉस और टारगेट कंफर्म कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। हेलो, ओके। तो दोस्तों स्टॉप लॉस इसमें बनने वाला है 263 के लेवल का। ये 260 का जो लेवल है, ये आपको जो दिख रहा है, मतलब लगभग ये जो कैंडल का लो है लगभग यही 263 में कह रहा हूँ, 260 263 ऐसा स्टॉप लॉस आपका रहेगा। टारगेट की इसमें बात नहीं कर सकते हैं, इसमें ट्रेलिंग खेलना पड़ेगा। इसमें टारगेट देखो, इसीलिए मैं कह रहा था रिस्की है, क्योंकि इसमें ना पहले, अभी जो पहले का हमारे पास जितना भी प्रीवियस चार्ट है, उसमें कहीं भी ऐसी बड़ी मूव नहीं आई है, जैसे एक्सआरपी वगैरह में आ चुकी है, बीटीसी में जो आ चुकी है, वैसी बड़ी मूव किसी भी बड़े टाइम फ्रेम पे नहीं आई है। तो इसलिए इसकी कैपेबिलिटी पे मुझे जरूर शक है। लेकिन अगेन दिस इज ऑल्सो अ लार्ज कैप, राइट, दिस इज ऑल्सो अ लार्ज कैप क्रिप्टो। द पास्ट 1 ईयर रिटर्न हैज बीन 5 टाइम्स अगेन। तो यहाँ से उम्मीद तो मैं जरूर कर सकता हूँ। स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, ध्यान रखना है, एक्सआरपी के अंदर स्टॉप लॉस बड़ा है, कुछ प्रोज एंड कॉन्स दोनों में है, ठीक है दोस्तों, आपको जो अच्छा लगे ले लो। 263 कल इसको देखा था मैंने 283 के भाव पे, गलती की जो मिस कर गया, गलती की, मैं ध्यान दे रहा था बीटीसी के शॉर्ट पे, इसको मिस हो गया, चलो कोई बात नहीं। मुझे लगता है कि अच्छा भाव है, 263 का स्टॉप लॉस लगा के इसको बाइंग करना चाहिए। दोनों एक्सआरपी और एलटीसी में जो स्टॉप लॉस है, ध्यान रखना है, विक्स पे एग्जिट नहीं करना है। क्या, विक्स पे एग्जिट नहीं करना है, किसी भी मंथ की क्लोजिंग देखनी है उसके नीचे, मतलब एक्सआरपी में जो स्टॉप लॉस है 0.5 का, उसमें किसी मंथ क्लोज हो जाए 0.5 के नीचे, ठीक है। तो ये ध्यान देना है। देखो बीटीसी एक्सआरपी भले ही एंट्री डेली चार्ट्स पे है, लेकिन मंथली क्लोजिंग बहुत मैटर करती है इन टर्म्स ऑफ क्रिप्टोज। तो ये दोस्तों दो स्टॉक्स हैं जो कि मैं पोजिशनल के लिए ले जाना चाहता हूँ। उसके अलावा ट्रेडिंग की मैं बहुत ज़्यादा अभी बात नहीं करना चाहता हूँ। कुछ चीज़ें हैं रडार पे, जैसे पॉलीगॉन नाम का एक क्रिप्टो है, उसका जो कोड है वो मैटिक है कोड।
तो वो रेडार पे है, मोमेंटम काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन बहुत अभी जब जब से मैंने देखा था तब से 30% अप हो चुका है। तो इसलिए मैं नहीं बात करना चाहता अभी ट्रेड वगैरह की, तो आज हम बस पोजिशनल की बात तक रहने देते हैं। अगली वीडियो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, एनालिसिस पसंद आए, टाइम ज़रूर लगा है इस वीडियो में एनालिसिस, लेकिन अगर आपको पसंद आई है तो मैं ऐसी एक वीडियो कुछ स्टॉक्स पे बात करने वाला हूँ, पोजिशनल प्लस इन्वेस्टमेंट की बात करने वाला हूँ। राइट, ट्रेडिंग के में देखो बात बहुत ज्यादा करनी नहीं होती, टारगेट बताओ, स्टॉप लॉस बताओ, खत्म हो गया। पोजिशनल में बात इसलिए करनी होती है क्योंकि कहीं ना कहीं आपको फिर वो चीजें एकदम से नहीं दिखती हैं। अब जैसे ये जो बीटीसी की अगर आप बात करोगे, मान लो, या डॉज की अगर आप बात करोगे, तो ये जो चीजें हैं, कहीं ना कहीं ये जो बड़ा ये जो मूवमेंट है, ये एकदम से ऐसा नहीं होगा, ये 2 महीने किसी को रुकना पड़ेगा, और जो बिगिनर्स है वो रुकते नहीं है। जब चीजें समझ आ जाएंगी तो ही रुकेंगे, तो इसलिए जरूरी हो जाता है। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और स्टॉक्स पे भी आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है। डोंट लाइक एनीथिंग, डोंट कमेंट ऑन एनीथिंग, जस्ट मुझ पे पूरी अटेंशन दीजिएगा। अगली वीडियो मैं आज ही कोशिश कर रहा हूँ बनाने की। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बाकी लाइक कमेंट की जरूरत नहीं है। चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।